हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सेल के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का अध्ययन किया था। फिर हमने प्लांट और एनिमल सेल का अध्ययन किया। उसके बाद हमने कोशिका भित्ति देखी थी। आज हम कोशिका झिल्ली का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, कोशिका झिल्ली के बारे में कुछ वैज्ञानिकों की निम्न धारणाएं हैं। देखो, कोशिका झिल्ली के लिए दो वैज्ञानिक थे, जो एक तो क्रेमर था, एक नेगली था, जिन्होंने इसे कोशिका कला कहा है। इसके अलावा प्लोवर नामक वैज्ञानिक ने इसे प्लाज्मा लेमा नाम दिया है। अगर हम कोशिका झिल्ली की प्रकृति की बात करें तो ये कैसी है? जीवित है, अर्धपारगम्य है, चयनात्मक पारगम्य है। इसके अलावा प्रत्यास्थ है। कोशिका झिल्ली को बताने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल वो दिए थे, कई तर्क दिए थे। उनमें से 3 मॉडल हैं। एक है सैंडविच मॉडल, या फिर इसे अपन कह सकते हैं त्रिस्तरीय मॉडल, जो दिया था किसने? डेनियल व डॉसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अलावा इकाई प्रतिरूप मॉडल है, ये दिया था रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने। रॉबर्टसन नामक एक वैज्ञानिक ने इकाई प्रतिरूप मॉडल दिया था। इसके अलावा एक मॉडल और था, तरल मोज़ेक मॉडल, जो दिया था सिंगर व निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, अब हम थोड़ा सी इन मॉडल के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि क्या है इनका मॉडल। देखो, पहला मॉडल था, हमने सैंडविच मॉडल कहा, जिसे सैंडविच मॉडल वही है जो हम सैंडविच खाते हैं, जिसमें ब्रेड दोनों तरफ रहती है और बीच में मसाला रहता है। ठीक है, सैंडविच मॉडल वही है जिसमें ब्रेड दोनों तरफ रहती है और बीच में मसाला रहता है। तो दोनों तरफ जो ब्रेड है वो प्रोटीन का काम करती है और मसाला फॉस्फोलिपिड का काम करती है। सैंडविच मॉडल, अगर सैंडविच मॉडल, इस मॉडल के अनुसार क्या है कि प्रोटीन की 2 स्तर दोनों तरफ होगी, बीच में क्या होगा? फॉस्फोलिपिड की 2 परतें होगी। फॉस्फोलिपिड दोनों तरफ है, इनको दोनों तरफ से कौन घेरे हुए है? प्रोटीन की 2 परतें दोनों तरफ से घेरी हुई है। कहने का मतलब क्या है कि वसा अणुओं के द्वितीय स्तर दोनों ओर से प्रोटीन स्तरों से ढके रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की जो मोटाई है वो कितनी है? 75 एंगस्ट्रॉम है। देखें तो क्या है कि ये जो लेयर है कितने एंगस्ट्रॉम है? 20 एंगस्ट्रॉम है। ऊपर वाले लेयर कितने एंगस्ट्रॉम की है? 20 एंगस्ट्रॉम की। और ये जो बीच वाले जो लेयर है ये कितनी है? 35 एंगस्ट्रॉम की। टोटल कितना हुआ? तो टोटल इसकी मोटाई की बात करें तो 75 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली की कुल मोटाई की ज्ञात हो गई अपने 75 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, इसके अलावा इस मॉडल के अनुसार ये दर्शाया गया है कि जो ये फॉस्फोलिपिड की द्विस्तरीय परत है, इसका जो ये सिर है, जिसे अपन बोलते हैं शीर्ष भाग, ये जल स्नेही भाग होता है। क्या होगा? ये जल स्नेही भाग होता है। और इसका ये नीचे तरफ जो इस निकला हुआ पार्ट होता है, इसे अपन बोलते हैं पूंछ, टेल बोलेंगे। इसे अपन बोलेंगे अध्रुवी जल विरागी भाग होता है। या फिर अपन ऐसे दर्शाए तो ऐसे दर्शा सकते हैं, ये तो शीर्ष भाग और ये पूंछ भाग। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखो, फॉस्फोलिपिड के 2 भाग होते हैं। फॉस्फोलिपिड के 2 भाग होते हैं। एक भाग एक भाग हो गया जिसे अपन शीर्ष भाग बोलेंगे, या फिर ध्रुवीय जल स्नेही भाग बोलेंगे। ये तो हो गया शीर्ष भाग। और दूसरा हो गया पुच्छ भाग। ठीक है, ये जो शीर्ष भाग होता है ये क्या होगा? जल स्नेही होता है। क्या होता है? ये जल स्नेही होता है।
ठीक है। इसके अलावा यह है, ये जुड़ा रहता है हाइड्रोजन व आयनिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, प्रोटीन से जब इससे कनेक्शन होता है तो हाइड्रोजन या आयनिक बॉन्ड द्वारा ये जुड़ा रहता है। इसके अलावा अगर अपन देखें पुच्छ भाग, ये होता है जल विरागी। जल विरागी ये कौन सा होगा? जल विरागी। ठीक है, ये वाला भाग तो है जल विरागी। जल विरागी जो कि वांडरवाल बंध द्वारा, वांडरवाल बंध द्वारा जुड़ा रहता है। ये आयनिक बंध द्वारा, ये आयनिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, तो क्या है कि ये जो मॉडल दिया था इसके अनुसार क्या है कि जो अभी की जो कोशिका झिल्ली है वो संरचना इसे मैच नहीं करती है, तो इस मॉडल को क्या किया गया? इस मॉडल को अमान्य घोषित किया गया है। अभी इसे तरह माना नहीं जाता है। इस मॉडल को, सैंडविच मॉडल को कोई सत्यापन नहीं है, इसे अस्वीकार किया गया है, यानी कि नकारा किया गया है। ठीक है, इसके बाद में इकाई प्रतिरूप मॉडल ये दिया था रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक थे। इसके अनुसार क्या था? इसके अनुसार यह है कि सभी कोशिकांगों की कोशिका झिल्ली की संरचना समान होती है। इसने भी इस मॉडल को, इस मॉडल का क्या किया? समर्थन किया। इसने बताया कि यह त्रिस्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल है तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार यह है, देखो पहले में तो क्या था कि प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड की अनियमितता व्यवस्थित नहीं थी, अनियमितता थी दोनों इनकी मॉलिक्यूल की। ठीक है, इसके अलावा दूसरे मॉडल ने क्या दिया? दूसरे ने दिया है कि सभी कोशिकांगों की कोशिका झिल्ली की संरचना क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तरल मोज़ेक मॉडल को दिया था दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिंगर व निकोलसन। ठीक है, सिंगर व निकोलसन ने यह मॉडल दिया था। सिंगर व निकोलसन नामक के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये मॉडल दिया था। ठीक है, यह मॉडल दिया था। इस मॉडल को इन्होंने इस प्रकार दर्शाया कि इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोटीन जो होती है दो प्रकार से व्यवस्थित होती है। प्रोटीन कैसे होती है? दो प्रकार से व्यवस्थित होती है। अगर हम देखें तो ये कौन सी प्रोटीन है? ये परिधीय प्रोटीन है, ये परिधीय प्रोटीन है। ठीक है, ये आंतरिक प्रोटीन है, ये आंतरिक प्रोटीन है। ठीक है, इसके अलावा इसे अपन बोलते हैं टनल प्रोटीन। इसे अपन क्या बोलेंगे? टनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन। ठीक है, ये तो हो गई परिधीय, ये आंतरिक। इसके अलावा एक टनल प्रोटीन जिसे अपन बोल सकते हैं एक तरह से आंतरिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं। इसे अपन क्या बोल सकते हैं? आंतरिक प्रोटीन। ये क्या करती है? जल में घुलनशील पदार्थों को मार्ग प्रदान करती है। ये जो टनल प्रोटीन होती है ये क्या करती है? जल में घुलनशील पदार्थों को मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, अब इसमें अगर हम प्रोटीन की बात करें, इसमें अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इसमें प्रोटीन कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। देखो दो प्रकार की प्रोटीन है, एक तो है परिधीय, एक तो परिधीय प्रोटीन, दूसरी आंतरिक प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन और दूसरी आंतरिक प्रोटीन। ठीक है,
परिधीय प्रोटीन ये होती है परिधि के ऊपर स्थित होती है, यानी कि यह परिधि की ओर उपस्थित होती है। ठीक है, इसे आसानी से, यानी कि ये जो प्रोटीन है इस प्रोटीन को हम आसानी से पृथक कर सकते हैं, इसे आसानी से पृथक कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आंतरिक प्रोटीन, ये भीतर की ओर उपस्थित होती है, भीतर की ओर उपस्थित होती है। ठीक है, ठीक है, इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। ये जो प्रोटीन है इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। देखो, हमने मॉडल 3 पढ़े, एक तो सैंडविच मॉडल, इकाई प्रतिरूप मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तरल मोज़ेक मॉडल जो दिया है ये मॉडल ही मान्य है। अभी प्रेजेंट में जो सारगम सत्य मॉडल कौन सा है, तरल मोज़ेक मॉडल है। यही मॉडल मान्य है। देखो, इस मॉडल को अमान्य घोषित किया गया, ये अमान्य है। कैसा है ये? अमान्य है। ठीक है, ये भी नकारात्मक है एक तरह से। ये दोनों मॉडल नकारात्मक है। एक यही मॉडल है तरल मोज़ेक मॉडल, जिसे सत्य या फिर सही माना गया है। ठीक है, सिंगर निकोल्सन मॉडल। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कोशिका झिल्ली है ये थोड़ा लेवल में चला गया। देखो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा, और बाकी जो कंपटीशन की क्लासों के लिए थी वही है कि सेल वॉल किस प्रकार की बनी होती है, ये मॉडल किसने दिया है, बस इतना ही है। इंटरनल आप लोगों से नहीं पूछा जाता है कंपटीशन में। बाकी जो बायोलॉजी के नीट वगैरह बच्चे हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हाँ, अगर हम देखो कि इसके रासायनिक संगठन की बात करें, रासायनिक संगठन की बात करें, रासायनिक संगठन की बात करें, किसका? सेल मेम्ब्रेन का। कोशिका झिल्ली के रासायनिक संगठन की बात करें, कोशिका झिल्ली, देखो कोशिका झिल्ली में अपन को क्या क्या मिलेगा? एक तो अपन को मिलेगा प्रोटीन, एक तो मिलेगा अपन को प्रोटीन। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा का क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। और तीसरा आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भाई? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देखो प्रोटीन की इसमें जो मात्रा होगी कितनी है? 60 से 70%। ठीक है, फास्फोलिपिड में देखें तो 80 से 80%, और ये जो मात्रा होगी कम से कम 1 से 5%। ठीक है, हो गई 80 से 90 मान लो इसको, और ये 1 से 5 हो गई, 60 70 80 से 90 1 से 5। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा इसमें कोशिका झिल्ली के निर्माण में कितनी होती है? 60 से 70। फास्फोलिपिड्स 80 से 90% होता है। कार्बोहाइड्रेट 1 से 5%। सबसे कम है लेकिन सबसे यूजफुल है। यूजफुल कैसे है? बहुत अधिक उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। क्यों? क्योंकि क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये क्या करता है? अपने शरीर में कोशिकाओं की पहचान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर में
कोशिकाओं को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि शरीर की कोशिकाओं में कोशिकाओं की पहचान करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर हमारी किडनी की कोई सेल डैमेज होती है और इसके बदले में और हमारे लीवर की कोई सेल डैमेज नहीं होती है, अगर हम लीवर की किडनी में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो सेल क्या करेगी, इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मतलब कहीं भी अगर जैसे अंग या कोई भी ऑर्गन डोनेट करते हैं तो उस समय कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, अपनी कोशिकाओं को पहचान करने का कार्य करता है। तो अगर वो सेल उसी के ऑर्गन की होती है तो उसे क्या करता है, सेलेक्ट करता है, नहीं तो उसे अनसेलेक्ट करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या करती है, कोशिकाओं की पहचान करने का कार्य करता है। अगर हम जब डोनेट करते हैं तो यही कार्बोहाइड्रेट सेल को पहचानने का कार्य करता है कि वाकई में यह है लीवर की सेल है या अन्य किसी ऑर्गन की। अगर लीवर की सेल होगी तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो उसे रिजेक्ट कर देगा। तो इसका काम क्या है, कोशिकाओं की पहचान करना। कोशिका की पहचान करना, ठीक है। इसके अलावा इसमें दो घटक पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में। दो घटक पाए जाते हैं। दो घटक कौन कौन से हैं भाई, एक तो है ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा है ग्लाइकोलिपिड। कौन सा, एक तो ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा है ग्लाइकोलिपिड। ये दोनों ही कोशिका की पहचान करते हैं। पहचान का मतलब यह है कि अगर हम जैसे हमारे किडनी की कोई सेल डैमेज होती है और हम वहाँ लीवर की सेल लगाना चाहें तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, सेल को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि वो ये देखेगा कि ये किडनी की सेल है या लीवर की। अगर किडनी की सेल होगी तो उसे एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। इसलिए ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट सेल को पहचानने का कार्य करता है, ठीक है। ये तो हमने इसके घटक के बारे में पढ़ लिया। अब हम कुछ इसके कार्य के बारे में पढ़ लेते हैं। कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है। देखो कार्य की अगर अपन बात करें तो एक चीज़ है, पहला कार्य है इसका कोशिका की पहचान करना। पहला देखो, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट आ रहा है तो किस में आ रहा है, कोशिका झिल्ली में आ रहा है। तो क्या आएगा, कोशिका की पहचान करना, ठीक है। दूसरा पदार्थों का परिवहन करना। ये भी दो प्रकार से होता है, एक तो सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय, ठीक है। एक तो सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय। सक्रिय परिवहन की बात करें, सक्रिय परिवहन, देखो सक्रिय परिवहन और एक दूसरा है निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक तो सक्रिय यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा, ठीक है। देखो एक तो है सक्रिय परिवहन और दूसरा है निष्क्रिय परिवहन। देखो सक्रिय परिवहन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि ऊर्जा का प्रयोग होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, पदार्थों के परिवहन में ऊर्जा का परिवहन होता है। के परिवहन में ऊर्जा का प्रयोग होता है। कहने का मतलब सक्रिय परिवहन में, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सक्रिय परिवहन में ऊर्जा का प्रयोग होता है या नहीं। निष्क्रिय परिवहन में किसका प्रयोग होता है, इसमें ऊर्जा का परिवहन होता है।
यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसमें जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ कहाँ जाएंगे, पदार्थ, इसमें जो पदार्थ होंगे वो कम सांद्रता से कम सांद्रता से कम सांद्रता से कहाँ जाएंगे, उच्च सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता की ओर। कहने का मतलब यह है कि पदार्थ कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। दूसरा है निष्क्रिय परिवहन, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये क्या है, निष्क्रिय 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 परिवहन, निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन में क्या है कि बिना ऊर्जा व्यय के, ये किसका होता है, बिना ऊर्जा के होता है, बिना ऊर्जा के। ठीक है, इसके अलावा जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ कहाँ जाएंगे, उच्च सांद्रता से उच्च सांद्रता से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। जिस